हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर फिजिक्स के जो भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम वगैरह जो भी हैं, उनके वो लेके जो है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का ऑलरेडी 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाके उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इसमें जो है कि हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है फिजिक्स का, और साथ ही में इसमें जो भी हमारे पेपर्स होते हैं जिनमें फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी TRE 4 का पेपर होने वाला है। इसके साथ ही हमारा GIC का पेपर हो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर हो, इसके साथ अगर नेट का पेपर कोई देने वाला हो, गेट का पेपर देने वाला हो, तो सभी में जो है कि हमारे अच्छे खासे थर्मोडायनेमिक्स के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जो है कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स का ये जो है कि कोर पार्ट ही करने वाले हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं कि जो सिस्टम्स हमारे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये किस किस टाइप के सिस्टम्स होते हैं। तो जो फर्स्ट वन हमारा सिस्टम है, इसका नाम क्या है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड द मैटर। मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें जो है कि क्या हमारा एनर्जी का भी एक्सचेंज हो जाए, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ओके, तो हम देख रहे थे कि जो हमारा सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम क्या होता है? तो ये हमारा सिस्टम है, कोई देखिए इस तरीके से है कि ये क्लोज नहीं दिखा रहे, मतलब कि इसके जो बाउंड्रीज है ना, क्या है? परमिएबल है। सराउंडिंग के साथ, मैटर के साथ साथ क्या हमारा? मैटर प्लस एनर्जी, दोनों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन सिस्टम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम की क्या बात होती है कि इसमें क्या होता है कि ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होता है, किसी प्रकार से कोई क्या होता है? मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। क्या होता है इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ। ओनली क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है यहाँ पे? एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं। हमारा क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि किसी तरीके से कोई ना ही एनर्जी का, साथ ही में क्या? मैटर का, दोनों का क्या होता है? आपस में किसी तरीके से कोई एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ। साथ ही में आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और जितने हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा। इसके जो है कि AI के थ्रू प्रिपेयर नोट्स आप लोगों को हम अपने चैनल पर जल्दी से शेयर कर देंगे, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। इन स्टेट वेरिएबल्स की जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई वेरिएबल स्टेट वेरिएबल कब कहा जाएगा, ये क्या होता है? ये क्या होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। डेट मीन्स कि जिस पाथ को ये फॉलो करते हैं, ठीक है, उस पाथ पे इनका कोई समथिंग कोई कुछ डिपेंड नहीं करता है। जैसे के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि U हो गया, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी S हो गया, इसके बाद से क्या हो गया हमारा? P हो गया, भी हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसके बाद से क्या हो गया हमारा? टेम्परेचर हो गया, और साथ ही में क्या? एंथैल्पी हो गया। ये सभी के सभी क्या होते हैं? हमारे पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इनको जो है कि हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं पाथ इंडिपेंडेंट कहने का सेंस क्या है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारा कोई सिस्टम है, ये सिस्टम जो है कि पॉइंट A है, यहाँ से चल के ये पॉइंट C पे जाता है। तो हमको इसमें समथिंग कुछ कैलकुलेट करना है ना, तो ये इसका क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था, ये क्या था? इसका फाइनल पॉइंट है। तो ये जो बीच का जो हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो? सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड ना करे। डेट मीन्स कि कुछ कैलकुलेट करना है तो हमको पता होना चाहिए इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। इसके थ्रू जो है कि हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग पाथ इंडिपेंडेंट, और इस टाइप के वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? नॉन स्टेट वेरिएबल। इनकी खास बात क्या होती है? ये क्या होते हैं? पाथ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया? हीट हो गया और वर्क डन हो गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, तो जो ये इंटरमीडिएट हमारा स्टेप है, क्या होगा? इस पे भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये जो हमारा क्या है? नॉन स्टेट वेरिएबल्स है थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट वन देख लेते हैं
कि इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डिवीजन। बहुत ही क्रिस्पी नोट्स हैं, बहुत ही क्रिस्पी नोट्स हैं। आपको जो है कि कंप्लीट इस तरीके का नोट्स आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। आप जो है कि पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंटेंसिव वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डिवीजन, मतलब कि उनको डिवाइड कर दिया जाए फिर भी क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जैसे कि सपोज कीजिए प्रेशर P होता है, ये क्या होता है हमारा एक तरीके से इंटेंसिव वेरिएबल होता है। अगर सपोज कीजिए कोई रूम है, ठीक है, इस रूम को मैं जो है कि दो पार्ट में यहाँ बांट देता हूँ। एक कोई हमारा रूम है, इस रूम को मैं जो है कि दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करने से पहले अगर इस रूम का प्रेशर P था, तो डिवीजन के बाद से भी इस पार्ट का प्रेशर क्या होगा, P होगा, इसका भी P होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि P/2 हो जाएगा और P/2 हो जाएगा। डेट मीन्स कि प्रेशर क्या है, डिवीजन के बाद से भी सेम ही होगा। तो ऐसे जो वेरिएबल्स हैं जो क्या होते हैं, डिवीजन पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डिवीजन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे और कुछ मैंने यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि प्रेशर P हो गया, टेम्परेचर T हो गया, मोलर मास हो गया, केमिकल पोटेंशियल हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो केमिकल पोटेंशियल है हमारा क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है। पार्टिकल डेंसिटी हो गया, मोलर मास हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, और साथ ही में क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये सभी के सभी क्या हमारे इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल की। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स थर्मोडायनेमिक्स में वो वेरिएबल्स होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, डिवीजन पे डिपेंड करते हैं। डेट मीन्स कि अगर हम उसको जो है कि दो पार्ट में सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं, तो इन केस जो कि पार्ट में जो डिवाइड किया गया है डिवीजन 1 डिवीजन 2 है, इनकी क्या होगी प्रॉपर्टी उसी के साथ जो है कि उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए हमारा कोई सिस्टम है, हमने इसी सिस्टम को क्या किया, फर्दर इसको जो है कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको हम V वॉल्यूम मान लेते हैं। तो डिवीजन के बाद से क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। डेट मीन्स कि क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल। जैसे कि हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, हीट हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, और साथ ही में मास हो गया। अब देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्क डन, ठीक है, क्योंकि इससे जो है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डायरेक्टली लिंक है। तो जो वर्क डन है थर्मोडायनेमिक्स में, इसको डिफाइन करते हैं W = I to F, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, FDR, जिसको क्या हम PdV भी लिखते हैं, ठीक ना, PdV भी लिखते हैं इसको। P क्या होता है, प्रेशर होता है, dV क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है दो टाइप से होता है, F फोर्स है तो क्या है हमारा F लिखेंगे, और DR क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, P क्या है हमारा प्रेशर है, और साथ ही में क्या हमारा dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे आता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, मे भी आप लोगों को नॉलेज ना हो। देखिए क्या लिखा है हमने, F.dr लिखा है, P = क्या होता है, F/A होता है। तो यहाँ से F = क्या हो जाएगा, P × A हो जाएगा, रख दीजिए यहाँ पे। तो P × A × dr। अब देखिए एरिया हो गया और ये क्या हो गया, dr, थिकनेस समथिंग हो गया। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा P × dv, ठीक है। दोनों फार्मूला सेम फॉर्म में ही है। साथ ही में जो वर्क डन की बात करते हैं तो क्या होता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, और साथ ही में क्या होता है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है वर्क डन। कुछ प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में किस किस तरीके से प्रोसेस होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पहले मैंने यहाँ लिख दिया है, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में जो साइक्लिक प्रोसेस होता है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन होता है, ये क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल PdV। ये जो वर्क डन होता है इसमें क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क तो होगा, समथिंग वर्क की वैल्यू क्या होगी जीरो नहीं होगी, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस में। तो आपको जो है कि हमेशा याद रखना है कि हमारा अगर कोई प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो इस साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा क्या होगा, ये डिफाइन होगा PdV से, और साथ ही में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ये क्या होगा हमारा, जीरो होगा।
साथ ही में क्या होगा, चेंज इन स्टेट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे, जो कि हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को। साथ ही में अगर वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन कब हमारा, जब क्लॉकवाइज होगा ये सिस्टम तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये नोट्स है ना उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ऑलरेडी जो है कि चीज़ों को पढ़ चुके हैं, उनको एक जगह फार्मूला नहीं मिलता है, तो सभी की क्या है, सभी फार्मूलों को मैंने कॉन्सेप्ट को एक जगह रख दिया है। अब देखिए क्लॉकवाइज देख लेते हैं। ये सपोज कीजिए हमारा कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम जो है कि 4 स्टेप्स में काम कर रहा है। ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। सिस्टम यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, यहीं पे आ गया। ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो इसमें अगर हमारा सिस्टम जो है कि क्लॉकवाइज काम करता है तो वर्क डन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। अगर यही सिस्टम हमारा जो है कि एंटी क्लॉकवाइज काम करता, इस तरीके से जाता, फिर इधर को जाता, फिर इधर को, फिर इधर को, तो ये क्या होता, हमारा नेगेटिव होता। ये भी क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फिर से मैं थोड़ा साइक्लिक प्रोसेस वाले को फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। साइक्लिक प्रोसेस कोई थर्मोडायनेमिक्स में होता है तो इसमें वर्क डन क्या होता है, ये डिफाइन होता है क्लोज इंटीग्रल PdV। इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि जो भी स्टेट वेरिएबल्स होंगे जो क्या होंगे, पाथ इंडिपेंडेंट होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये जो वर्क डन है जो कि नॉन जीरो है साइक्लिक प्रोसेस में, ये जब क्लॉकवाइज होगा, हमारा सिस्टम क्लॉकवाइज वर्क परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज की सिचुएशन में क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक्स में और सारे प्रोसेस देख लेते हैं। पहला प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस, इसको देख लेते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, P क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में P कांस्टेंट होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। ठीक है, अगर P हमारा कांस्टेंट होगा डेट मीन्स कि क्या होगा, चेंज इन P। अगर P में किसी प्रकार की चेंज को ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये जो भी हमारे IIT वगैरह का प्रिपरेशन भी करते हैं ना, नीट वाले बच्चे भी, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स का क्विक रिवीजन के लिए। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हमारा होता है डेल्टा V, डेट मीन्स कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा, और इसी कारण क्या होता है, वर्क भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू DV होता है। चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो वर्क डन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स में, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है, और साथ ही में जो वर्क डन W होता है ये डिफाइन होता है 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ठीक है, फिर से मैं इस फार्मूले को रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आपके पेपर्स वगैरह में पूछा जाता है डायरेक्टली कि जब हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल हो, आइसोथर्मल मतलब कि क्या, सिस्टम में किसी प्रकार से क्या हो रहा है, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो इस केस में जो वर्क डन का फार्मूला हमारा W होता है, ये होता है 2.303 nRT log V2 बाई V1। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि ये थर्मोडायनेमिक्स में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, डेल्टा Q की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दैट मीन्स कि उस सिस्टम के अंदर किसी प्रकार से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। सपोज कीजिए हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। डेट मीन्स कि इसके वॉल्स इस तरीके से बने होंगे कि अगर इसके अंदर समथिंग कोई हीट का अमाउंट Q है तो ये Q किसी तरीके से क्या होगा, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक ना, नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, जिसमें जो है कि चेंज इन हीट 0 हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक ना, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसमें सिस्टम का कोई हीट एक्सचेंज होता नहीं है तो डेल्टा Q की वैल्यू 0 हो गई। तो वो जो वर्क डन W है ये डिफाइन होता है NR 1 माइनस गामा
T2 माइनस T1। गामा क्या है हमारा, पॉइजन रेशियो है। तो फिर से मैं थोड़ा सा आइसोथर्मल वाला, ठीक है, और साथ ही में जो एडियाबेटिक वाला है, इन दोनों का फिर से थोड़ा वर्क डन का जो फार्मूला है मैं बोल देता हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला होता है 2.303 NRT log V2 अपॉन V1। आप V2 अपॉन V1 को प्रेशर में भी चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT वाले फार्मूले से। एडियाबेटिक प्रोसेस में किसी प्रकार से सिस्टम में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो इस केस में जो वर्क डन का फार्मूला होता है NR1 माइनस गामा T2 माइनस T1 होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एडियाबेटिक इक्वेशन। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारा क्या होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, तो इसका जो इक्वेशन होता है थोड़ा अलग होता है। ये होता है PV पावर गामा इज इक्वल टू C। गामा क्या है, एडियाबेटिक कांस्टेंट है, वही CP बाई CV का रेशियो है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमारा एडियाबेटिक इक्वेशंस होते हैं, ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा, TV पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको आराम से जो है कि PV इज इक्वल टू जो NRT इक्वेशन होता है, इससे इसी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। साथ ही में T और P के टर्म में क्या होगा, TP पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है। ये तीन के तीन क्या होते हैं, हमारे एडियाबेटिक इक्वेशंस होते हैं। अब देखिए, एक हमारा क्या होता है कि एक जनरल फार्मूला होता है जिसको क्या बोलते हैं, PV पावर N इज इक्वल टू C। इसमें N की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये क्या होगा हमारा, P इज इक्वल टू C। डेट मीन्स कि क्या, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जब N की वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा, PV इज इक्वल टू C। और जब N की वैल्यू गामा के बराबर हो जाएगी तो ये क्या होगा, हमारा एडियाबेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट होता है, P Y एक्सिस पे होता है और V होता है हमारा X एक्सिस पे। इसमें इस तरीके से ये जो n इज इक्वल टू 0 है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा n इज इक्वल टू 1 हो गया और ये हो गया हमारा n इज इक्वल टू गामा। अब हम बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटीज की, कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट कैपेसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। साथ ही में ये दो टाइप्स के होते भी हैं। तो जो हीट कैपेसिटी होता है हमारा, ये डिफाइन होता है C इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। क्या लिखते हैं, C इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। इसको यहाँ समझते हैं हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी क्या होता है हमारा, ये होता है C इज इक्वल टू DQ अपॉन DT। अब सपोज कीजिए मैं इसको लिख देता हूँ C इज इक्वल्स टू, सॉरी, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ कि DQ इज इक्वल्स टू CDT। अब सपोज कीजिए कि GT की वैल्यू को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख देते हैं। मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस है, उसका जो है कि टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी हमको, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ के बराबर हो जाएगा। उसी को उसका क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक ना। कि किसी भी मैटर का या सब्सटेंस का, पूरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यूनिट मास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ कि पूरे मैटर की बात कर रहा हूँ। इसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, डिक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक ना। हो सकता है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ देख लेते हैं, देखिए देखिए केल्विन में है, तो सपोज कर लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में ना हो के क्या हो जाएगा, हमारा जो dt की वैल्यू है, dt की, ये क्या है, 1 केल्विन हो। तो मतलब कि 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी, उसी को क्या बोलते हैं, उसका हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यहीं से हमारा निकल के आता है कि बहुत ही फेमस फार्मूला की दो हीट कैपेसिटी जो होती हैं, CP CV, जिसको मेयर्स फार्मूला बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। अब हमने देखा यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या होता है, अब हम देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक ना। स्पेसिफिक हीट, इसको डिफाइन करते हैं DQ इज इक्वल टू CDT और MCDT। अब हमने बात किया था, पूरे मैटर की बात की थी हीट कैपेसिटी में। स्पेसिफिक हीट में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट के केस में जब हमारा क्या हो जाता है, M की वैल्यू क्या हो, यूनिट हो जाए, 1 यूनिट,
मतलब कि 1 यूनिट अगर मास है, इसके टेम्परेचर को क्या करना है हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन समथिंग जो भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत हमको होगी, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक ना। होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर से मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि ये फार्मूला हो गया डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी एम सी डी टी। मतलब अगर m की वैल्यू क्या हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 1 यूनिट हो किलोग्राम में समथिंग में, dt की वैल्यू क्या हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो dq किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया जाएगा 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज अथवा डिक्रीज करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब देखिए जो मोलर हीट कैपेसिटी होते हैं, ये जो है कि दो टाइप्स के होते हैं। ये हो गया पहला Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको डिफाइन करते हैं dq अपॉन dt एट कांस्टेंट P। ठीक है, ध्यान रहे कि Cp क्या है, हमारा हीट कैपेसिटी है मोलर, जो कि क्या होता है, डिफाइन होता है dq अपॉन dt एट कांस्टेंट P। Cv को डिफाइन करते हैं dq अपॉन dt एट कांस्टेंट V, जो कि हमारा क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी होता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से हम लोग मेयर्स फार्मूला भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मेयर्स फार्मूला भी बोलते हैं। अब एटॉमिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। ये क्या था, हमारा मोलर हीट कैपेसिटी था। अब एटॉमिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Kb। Kb क्या है हमारा, वही जो है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे जो है कि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके पेपर में, क्या है, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल है। इसमें देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। यूज टू फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दो सब्सटेंस हमारे सपोज कीजिए इस तरीके से लाके आपस में टच में रख दिए जाते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, साथ ही में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसकी बात करता है कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। अब सपोज कीजिए कि हमारा क्या होता है, इसमें मानते हैं कि डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 होता है। डेट मीन्स कि हमारा क्या है, सिस्टम आइसोलेटेड है, किसी प्रकार से कोई जो है कि हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो डी डेल्टा Q1 मतलब कि इस वाले पार्ट का और साथ ही में डेल्टा Q2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे लगा देते हैं हम वही फार्मूला जो ऊपर है कि T1 से T तक जाने में जो हमारा सपोज करते हैं कि जो हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, मतलब समथिंग इक्विलिब्रियम जब हमारा मेंटेन हो जाता है तो उस समय पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, T हो जाता है। इक्विलिब्रियम जब मेंटेन नहीं है तो टेम्परेचर क्या है, T1 है, T2 है, इसका Cp1 है मोलर स्पेसिफिक हीट, मास जो है कि M1 है, M2 है। और जब हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, T हो जाता है, T इसका भी C1 M वही हो गया। तो ये हो गया T1 टू T M1 C1 dt प्लस T2 टू T M C2 dt बराबर 0। अब देखिए एक पहला केस क्या होगा, व्हेन C1 एंड C2 इंडिपेंडेंट ऑफ T, इंडिपेंडेंट ऑफ T होगा, डेट मीन्स कि क्या होगा, इंटीग्रेशन से C1 C2 बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ फार्मूला इस तरीके से रिड्यूस होगा, यहाँ देख सकते हैं। और फाइनल जो T होगा, जो कॉमन टेम्परेचर T है, इसका फार्मूला हो जाएगा M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 डिवाइडेड बाई M1 C1 प्लस M2 C2। केस 2 क्या है कि हमारा सपोज कीजिए कि दोनों के दोनों जो सैंपल्स हैं क्या है, टू डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल क्या है, हमारा सेम है लेकिन क्या है, डिफरेंट टाइप के सैंपल्स ले रखे हैं। तो जब मटेरियल हमारा सेम होगा तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो मोलर स्पेसिफिक हीट है क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो इस केस में हमारा T का फार्मूला क्या हो जाएगा, N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। यहाँ पे N की जगह पे हम M भी रख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि जो M1 होता है हमारा N1 कैपिटल M होता है और M2 क्या होता है, N2 M होता है। तीसरा केस देख लेते हैं क्या है हमारा, तीसरे केस में कि अगर हमारा N1 किसके बराबर हो जाए, N2 के बराबर हो जाए,
तो इस केस में हमारा टी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2/2। तो ये तीन हमारे जो है कि स्पेशल केसेस हैं किसके लिए, कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल के में, जिसमें जो है कि हम इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं जब दो सब्सटेंस को आपस में क्या किया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जीरो लॉ। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको क्या बोलते हैं, जीरो लॉ। तो जीरो लॉ क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। पेपर में बहुत बार इस तरीके से पूछा जाता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जीरो लॉ है ये किस कॉन्सेप्ट को देता है, तो ये क्या देता है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को देता है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इस चीज़को कि जो जीरो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का ये क्या देता है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है, गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है कहाँ से आता है हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। साथ ही में क्या होता है, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली क्या होता है, कन्वर्टिबल होते हैं। यही लॉ जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यही बताता है कि जो हीट क्या है और साथ ही में जो वर्क है आपस में क्या म्यूचुअली कन्वर्टिबल है। किस इक्वेशन के थ्रू, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू। साथ ही में क्या बताता है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है हमारा, एनर्जी का एक फॉर्म है। एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज पॉसिबल बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि जो हीट है इसको हम कंप्लीटली किस में, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका रिवर्स दैट मीन्स कि वर्क करके हीट को समथिंग जो है कि सपोज कीजिए हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिए लेकिन वर्क को जो है कि कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, ये भी बताता है हमारा। साथ ही में बताता है कि हीट फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्या होता है हमारा, ऑलवेज जो हीट का फ्लो होगा हॉटर बॉडी से क्या होगा हमारा, कोल्डर बॉडी के साइड में होगा। इसमें जो इक्वेशन निकल के आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू और डी यू प्लस टी डब्ल्यू पी डी बी। इस ये क्या है, हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हमने जो है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा, इसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा आपको ये चीज़ें याद हो जाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, ये देता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये बताता है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही में वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। ये बताता है कि हीट क्या है हमारा, एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये बताता है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज पॉसिबल बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। ये बताता है कि हीट जब भी फ्लो होगा कहाँ से होगा, हॉट बॉडी से क्या होगा, कोल्ड बॉडी के साइड में होगा। ये बताता है हमें कि डी क्यू जो हीट है किसी सिस्टम को दिया जाएगा वो किस तरीके से उस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से, इसका थोड़ा सा पार्ट क्या होगा उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा हमारा, वर्क परफॉर्म होगा। इसी को डी यू प्लस पी डी बी के फॉर्म में भी लिखते हैं। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है साथ ही में जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और फ्री एक्सपेंशन होता है, इनमें हीट साथ ही में इंटरनल एनर्जी और वर्क किस तरीके से होते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा डेल्टा क्यू ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो जब डेल्टा यू हमारा जीरो हो जाएगा तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या होगा इसमें, डेल्टा क्यू एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी वन, और इसमें क्या होगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और यू किसका फंक्शन होता है हमारा, यू जो फंक्शन होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है और साथ ही में क्या होता है, वॉल्यूम का फंक्शन होता है। लेकिन आइडियल गैस के केस में क्या होता है, ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो जब हमारा T कांस्टेंट होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डी यू भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जो हीट होगा का जो फार्मूला होगा इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, एन आर टी लॉग वी एफ बाई वी वन।
फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं तो फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा यू भी जीरो होगा और डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो ही होगा। तीनों के तीनों क्या होंगे, जीरो होंगे। अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलास वगैरह जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर्स वगैरह के लिए। साथ ही में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे जो है कि फिजिक्स के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटम वगैरह जो भी हैं, सबका जो है कि इतना अच्छा से वीडियो अपलोड किया जाएगा ना कि आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, पहले एक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि गामा जो होता है, जिसको मैंने पॉइजन रेशियो बताया था, ये किससे डिफाइन होता है, सीपी अपन सीवी से डिफाइन होता है। इसका जो फार्मूला इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 1 + 2/f। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम f होता है ये क्या होता है, 3 होता है किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, 5 होता है डाई एटॉमिक के लिए और साथ ही में 6 होता है ट्राई एटॉमिक के लिए। अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है जो मोनो एटॉमिक है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3 होगी। कोई डाई एटॉमिक है तो इसके लिए क्या होगा, 5 होगा और ट्राई एटॉमिक है तो क्या होगा, 6 होगा। अगर हमको जो है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता है तो इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गामा या पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होगी। सपोज कीजिए कि हमारा डाई एटॉमिक है तो क्या होगा, 1 + 2/5, डेट मीन्स कितना होगा, 7/5। ये क्या होगा इसका पॉइजन रेशियो और CP/CV का रेशियो होगा। अब हम बात करते हैं जो गामा मोनो एटॉमिक होता है सबसे ज़्यादा होता है, मीडियम में क्या होता है, गामा डाई एटॉमिक होता है, इसके बाद से क्या होता है, गामा ट्राई एटॉमिक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछा जाता है। PGT वगैरह का जो भी पेपर होता है, BPSC TRE हो गया, GIC हो गया, पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो गया, जिसमें फिजिक्स के पेपर पूछे जाते हैं। हाल ही में होने वाला है BPSC का जो SI ऑपरेटर का पेपर होने वाला है, इसमें भी एक फिजिक्स का ही पूरा का पूरा पेपर आएगा। तो ये क्या होता है, गामा मोनो एटॉमिक ग्रेटर देन क्या होता है, गामा डाई एटॉमिक ग्रेटर देन गामा ट्राई एटॉमिक। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ गामा विथ टेम्परेचर, किस तरीके से अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो किस तरीके से गामा चेंज होता है। तो ये क्या होता है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, बिहेव एज मोनो एटॉमिक। जैसे कि हमारे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, डाई एटॉमिक है। इसकी गामा की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो जब लो टेम्परेचर होगा ना तो ये क्या होगा, मोनो एटॉमिक के जैसे बिहेव करता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। जैसे कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर कहने का रूम क्या है, रूम टेम्परेचर हो गया। और जब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, ट्राई एटॉमिक होगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिसको हमको पता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या है, डाई एटॉमिक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम ड्रॉप करते हैं तो इसका बिहेवियर क्या हो जाता है, मोनो एटॉमिक हो जाता है। और फिर से इसका जो है कि थोड़ा सा हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, बिहेवियर ट्राई एटॉमिक हो जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पेपर के लिए। अब यहाँ से थोड़ा मेयर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने पीछे बताया था आप लोग को। देखिए जो मेयर्स फार्मूला होता है ये क्या होता है, CP और साथ ही में CV में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो CP - CV क्या होता है, R के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं मेयर्स फार्मूला। अब CV को डिफाइन करते हैं कैसे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2R। अगर हमको निकालना होगा CV की वैल्यू तो इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर हमको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। जैसे कि मोनो एटॉमिक के केस में क्या होता है, 3 होता है तो क्या हो जाएगा, 3/2R। डाई एटॉमिक के केस में कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है तो 5/2R। ट्राई एटॉमिक के केस में कितना होता है, 7 तो 7/2R। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि CV की वैल्यू कितनी होगी, किस फॉर्मूले के थ्रू, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 × R। अब आपको अगर CV पता है तो आराम से निकाल सकते हैं CP की वैल्यू। CP की वैल्यू को इस तरीके से यहाँ रहने दीजिए, R प्लस क्या हो जाएगा, CV। ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में CP को भी यहाँ से देख सकते हैं। CP बराबर क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 + 1 × R। क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम + 1 डिवाइडेड बाय 2 × R। ठीक ना, ये होता है CP का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हमारा क्या है, इक्विपार्टीशन थ्योरम।
इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या होता है किसके लिए, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है, एवरेज थर्मल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्या होता है 1/2 केवीटी होता है। सपोज कीजिए कोई एटम है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 3 है, तो 3 में से जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ईच से एसोसिएटेड एनर्जी क्या होगी हमारी kBT/2 होगा, दूसरे से क्या होगा अगेन kBT/2 और तीसरे से क्या होगा अगेन kBT/2, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 3/2 kBT, ठीक ना। तो ये होता है हमारा एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्या होता है हाफ kBT। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसी में कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन द हैमिल्टनियन इज हाफ kBT। जो हमारा हैमिल्टनियन होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है सिस्टम का, इसमें अगर कोई क्वाड्रेटिक टर्म आता है तो इससे एसोसिएटेड हमारा जो एनर्जी होता है इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हाफ kBT ही होता है। अब लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात कर लेते हैं जिसका हैमिल्टनियन क्या होता है Hp²/2m प्लस हाफ m ओमेगा² x²। तो ये क्या है हमारा ये क्वाड्रेटिक टर्म है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इससे एसोसिएटेड हमारा एनर्जी क्या होगा हाफ kBT ही होगा। अब देख लेते हैं कुछ और चीजों को। देखिए यहाँ पे जो है कि हमारा u की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है, u का वैल्यू क्या होता है 2 × हाफ kBT, ठीक है। u इक्वल टू क्या हो जाएगा kBT एंड फॉर n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा u इक्वल टू nRT। Cv को अगर कैलकुलेट करना हो, अगर u हमको पता हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं du/dt, उसी u को डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, पहले हम क्या निकालते हैं u की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक ना, u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u की वैल्यू निकालने के बाद से क्या करेंगे हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हमको यहाँ से क्या निकल जाएगा Cv निकल जाएगा आराम से, ठीक ना, आराम से हमारा Cv यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इंटरनल एनर्जी होता है ना हमारा, ठीक है, ये यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करते हैं, तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए जो U का फार्मूला होता है इसको याद कर लेना है आप लोग को, क्या होता है n/2 n kBT फार्मूला होता है। n क्या होता है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और n क्या होता है हमारा ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो U हो जाएगा हमारा 3/2 nRT फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3 होता है। तो Cv कैसे निकाल सकते हैं, Cv निकाल सकते हैं हमारा ये हो जाएगा Cv 3/2 nR। इस फॉर्मूले को ना आपको याद कर लेना है एकदम, ये जो फार्मूला हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे इससे के थ्रू क्या कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो U का फार्मूला क्या होता है हमारा n/2 n kBT। n क्या है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और साथ ही में जो है कि इसी फॉर्मूले को रिड्यूस करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं n/2 स्मॉल nRT। ये वाला n डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये वाला n क्या है हमारा ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो दो फार्मूला है n/2 n kBT और n/2 nRT, n/2 nRT। यहाँ से U निकालने के बाद से सीधे लाके जो है कि इस फार्मूले के थ्रू यहाँ पे Cv की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 3/2 nR फॉर 3 डायमेंशन। इसी तरीके से डाई एटॉमिक गैस की बात कर लेते हैं। तो जो डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होता है हमारा U की वैल्यू 3/2 kT प्लस 2 × 1/2 kT, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 kT। सीधी सी बात है कि जो n की वैल्यू की होती है ना वहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो n की वैल्यू क्या होती है डाई एटॉमिक के लिए 5 होती है, तो 5/2 kT होगा। तो ये हो जाएगा टोटल U की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी ये रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक ना, और ये नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए है 7/2 kT। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी Cp/Cv 7/5 रिजिड के लिए और 9/7 नॉन रिजिड के लिए। इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर में हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ दे कि रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए U की वैल्यू क्या होती है, नॉन रिजिड के लिए U की वैल्यू क्या होती है, इन केस गामा की वैल्यू क्या होती है रिजिड और नॉन रिजिड के लिए। तो आपको इन सभी चीज़ों को क्या करना है याद कर लेना है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन ऑफ हीट। कि फ्रैक्शन ऑफ हीट क्या होता है। सपोज कीजिए समथिंग अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को दिया गया, तो उस अमाउंट का कितना जो है कि वर्क में जो है कि क्या होता है हमारा चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ हीट।
अब इसमें डेल्टा डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। क्यों, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट किसी सिस्टम को देते हैं वो दो पार्ट में यूज होता है। पहले क्या होता है, कुछ वर्क परफॉर्म होता है और साथ ही में क्या होता है, उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है। तो इसी को डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू लिख देंगे तो ये हमारा फार्मूला इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा जो है कि डेल्टा यू के लिए फार्मूला हो गया एन सी वी डी टी और ये हो गया एन सी पी डी टी डेल्टा क्यू के लिए, ये हमारा फार्मूला हो गया। ये हो गया पहला डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा क्यू इक्वल टू 1 माइनस सी पी अपन सी वी हो या 1 माइनस 1 अपन गामा। इस फार्मूले को जो है कि देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी फार्मूले को लिख सकते हैं क्या, हमारा सी पी माइनस सी पी बटा सी वी या आर अपन सी पी, ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सभी सिंपल फार्मूले हैं। मोनोएटॉमिक गैस के लिए बात करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ हीट की तो डेल्टा डब्ल्यू अपन डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जब इसको रखेंगे तो इसी वाले फार्मूले से, कहाँ गया हमारा, ये गामा वाले फार्मूले से, ठीक ना। 1 माइनस 1 बाई गामा वाले से 2/5 होगा, डाइएटॉमिक के केस में 2/7 होगा, ट्राइएटॉमिक के केस में कितना होगा, 1/4 होगा। तो आपको बस ना फार्मूला समझ लेना है कि जो फ्रैक्शन ऑफ हीट क्या होता है हमारा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा डब्ल्यू को लाकर रिप्लेस कर देना है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। अब इसी में डेल्टा यू अपन ये वाला फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा फिर इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट हमारा फ्रैक्शन ऑफ हीट पढ़ने के बाद से बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा आता है कॉन्सेप्ट, ये क्या है हमारा, कार्नोट साइकिल का, ठीक ना। कार्नोट साइकिल का ये कॉन्सेप्ट आता है। कार्नोट साइकिल का कॉन्सेप्ट नाउ अब हम देखने वाले थे कार्नोट साइकिल को। तो कार्नोट साइकिल बेसिकली क्या होता है ना, एक हमारा हाइपोथेटिकल साइकिल है जिसमें जो है कि 4 स्टेप्स होते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, हमारा सिस्टम पॉइंट ए पे है, फिर बी पे जाता है, फिर सी पे आता है, फिर डी पे आता है, फिर क्या चला जाता है, ए पे चला जाता है। एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो जब हमारा सिस्टम ए से बी के बीच में जाता है तो इस केस में क्या होता है, हमारा ये प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। इस केस में जो टेम्परेचर T1 होता है क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए सिस्टम को एक्सपेंड किया जाता है। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन W1 का फार्मूला होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस है, तो 2.303 RT1 log V2/V1 ये फार्मूला होता है। तो कार्नोट साइकिल में जो हमारा फर्स्ट होता है ए टू बी के बीच में जब सिस्टम जाता है तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। इस केस में जो वर्क डन होता है W इक्वल टू 2.303 RT1 log V2/V1 ये फार्मूला होता है वर्क डन का। जब सिस्टम हमारा B से C के बीच में जाता है, ठीक है, B से C के बीच में ट्रेवल करता है तो यहाँ पे क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। और इस केस में जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में किसी प्रकार से कोई क्या होता है, हमारा एक्सचेंज नहीं होता है हीट का। इस केस में जो हमारा वर्क डन का फार्मूला होता है W2 ये होता है R गामा -1 T1 माइनस T2, ठीक ना। थर्ड हमारा क्या है, सी से डी के बीच में जब सिस्टम जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। और इस केस में जो W3 हमारा वर्क का फार्मूला क्या है, 2.303 RT2 log V4/V3। इसी तरीके से सिस्टम जब हमारा D to A के बीच में जाता है, D से A के बीच में, तो W4 क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई गामा -1 T2 माइनस T1। तो इस तरीके से हमने देखा कि कार्नोट साइकिल जो कि हमारा क्या है, एक साइक्लिक साइकिल है। इसमें जो एक सिस्टम 4 स्टेप्स में वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, इसके बाद से क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, इसके बाद से क्या होता है हमारा एडियाबेटिक जो क्या होता है, कंप्रेशन होता है। और सब में जो है कि वर्क डन का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारा इंजन वगैरह, हीट इंजन वगैरह बनाया गया है, ठीक ना। तो इसमें जो हीट इंजन के बारे में देख लेते हैं। तो हीट इंजन का क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है हीट को किसमें, मैकेनिकल वर्क में, ठीक ना। तो वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसलिए जो है कि हम यहीं तक रहने देते हैं। थोड़ा अगल बगल में शोर वगैरह भी हो रहा है तो वीडियो को मैं नाइट में जो है कि फिर से अच्छे से शूट कर के कार्नोट साइकिल से ही स्टार्ट करूंगा और आपको जो है कि चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक जो भी चीज़ें है उसको रिविजन कर लीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।